नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी चाटे आपले सहर्ष स्वागत करतो आजच्या इंडस्ट्रियल एसी मशीनच्या 6व्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मोटरच्या काही इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिल्या. त्यामध्ये मी तुम्हाला 10 इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितल्या होत्या. ठीक आहे. त्यामध्ये पाहिली आपण सिंक्रोनस स्पीड, दुसरी पाहिली आपण स्लिप, तिसरी पाहिली आपण फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर इंड्युस्ड ईएमएफ, ते चौथी पाहिली आपण ज्याला आपण फ्रिक्वेन्सी ऑफ रोटर इंड्युस्ड ईएमएफ ला दुसरं नाव दिलं होतं आपण रोटर फ्रिक्वेन्सी. ठीक आहे, किंवा त्याला स्लिप फ्रिक्वेन्सी असं पण नाव आहे. ठीक आहे. चौथी आपण पाहिली रोटर इंड्युस्ड व्होल्टेज. ठीक आहे, चौथी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली आपण रोटर इंड्युस्ड व्होल्टेज. पाचवी पाहिली आपण रोटर रेजिस्टन्स, सहावी पाहिली आपण रोटर रिएक्टन्स, सातवी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली आपण रोटर इम्पिडन्स, आठवी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली आपण रोटर पॉवर फॅक्टर, नववी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली आपण रोटर करंट आणि 10वी इलेक्ट्रिकल कॅरेक्टरिस्टिक पाहिली आपण पॉवर ट्रान्सफर. ठीक आहे. तर या 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अतिशय महत्वाचे आहेत. ठीक है. आपको ये 10 जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है इन सारे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के डेफिनेशन और उसके जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान में रखना है. बाद में हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे. ठीक है. ये वो 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. पहली है सिंक्रोनस स्पीड, दूसरी है स्लिप, तीसरी है फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर इंड्यूस ईएमएफ, चौथी है इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द रोटर, देन फिफ्थ वन है रोटर रेजिस्टेंस, सिक्स्थ वन है रोटर रिएक्टेंस, देन सेवंथ है आपकी रोटर इम्पीडेंस, एट्थ है आपकी रोटर पावर फैक्टर, नाइन्थ है आपकी रोटर करंट और 10वीं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक है आपकी पावर ट्रांसफर. इसके छोटे छोटे से फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किए थे. इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे सॉल्व किए थे. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे. नाउ विल सी इन टुडेज लेक्चर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और पॉइंट फ्रॉम दिस 3-phase इंडक्शन मोटर एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज टॉर्क इक्वेशन ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ये 4 मार्क के लिए टॉर्क इक्वेशन डिराइव करो ऐसा क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ये 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए हैं तो आपको ये टॉर्क इक्वेशन डिराइव करना कुछ भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, उसके छोटे छोटे से फॉर्मूले जो देखे हमने इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के, उसके ऊपर ही ये अपना टॉर्क इक्वेशन डिपेंड है. ठीक है, तो चलो फिर आप स्टार्ट करते हैं अपना टॉर्क इक्वेशन. ठीक है, सो द टॉर्क यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, देखो ये टॉर्क प्रोड्यूस बाय एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. ठीक है, जो टॉर्क है अपना इंडक्शन मोटर का वो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है. उसका फर्स्ट फैक्टर है रोटर पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन. रोटर पावर फैक्टर यानी मालूम है आपको cos phi 2r रहता है. और अंडर रनिंग कंडीशन का हर एक इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के 2 कंडीशन हमने देखे हैं. एक होता है स्टैंड स्टिल कंडीशन और सेकंड होता है आपका रनिंग कंडीशन. तो आपको रोटर पावर फैक्टर का रनिंग कंडीशन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना होगा और उसका सिंबल है cos phi 2r. सेकंड है आपका फैक्टर द रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन. रोटर करंट है तो करंट का सिंबल आपको मालूम है I2. ठीक है, I2R रनिंग कंडीशन है तो उसकी वजह से R लिया है यहाँ पे. सो I2R इज द रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन. और तीसरा पार्ट है आपका द पार्ट ऑफ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इंड्यूसेस ईएमएफ इन द रोटर वाइंडिंग. और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्ट है कि जिसकी वजह से रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है, वो पार्ट क्या रहेगा आपका, यानी फ्लक्स रहेगा. रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट फ्लक्स. हमने देखा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आई थिंक अपन ने देखा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मोटर में कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो उसका एक पार्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट क्या रहेगा आपका, यानी फ्लक्स रहेगा सिंपल. ठीक है, तो ये 3 फैक्टर के ऊपर अपना टॉर्क इक्वेशन डिपेंड होता है इंडक्शन मोटर का. सो
ये तीनों के ऊपर अपना टॉर्क इक्वेशन डिपेंड है. सो वी कैन मैथमेटिकली एक्सप्रेस इट एज टॉर्क टी इज प्रोपोर्शनल टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट क्या है आपका फ्लक्स है, जिसकी वजह से रोटर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. क्योंकि जब तक आपका फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा रोटर वाइंडिंग में. तो ये फ्लक्स है आपका. ठीक है. सेकंड पार्ट I2R है, यानी रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन रहेगा आपका ये I2R. और थर्ड पार्ट रहेगा आपका, थर्ड फैक्टर रहेगा cos phi2R. ठीक है. ये दोनों आपको रनिंग कंडीशन के लेने हैं. तो ये यहाँ पे उसका मीनिंग भी दिया है, फ्लक्स that induces phi is the flux that induces EMF in the rotor, I2R is the rotor current under running condition and cos phi2R is the rotor power factor under running condition. ये इक्वेशन 1 आ गया अपना. ठीक है. Now next we know that but phi is proportional to stator voltage E1 because phi अगर प्रोड्यूस हो गया आपका, ठीक है, phi यानी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी फ्लक्स रहेगा वहां का टोटल फ्लक्स. अभी टोटल फ्लक्स यानी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, यहाँ पे आपको ये किसको प्रोपोर्शनल है, स्टेटर वोल्टेज को. क्योंकि स्टेटर वोल्टेज अपना अपन मालूम है आपको 3 फेज वोल्टेज देते हैं स्टेटर को. ठीक है. तो स्टेटर सप्लाई वोल्टेज V1 से एक्चुअली डिनोट करते हैं अपन. ठीक है. लेकिन V1 we know that V1 and E1 is proportional to each other because we know that EMF is one type of voltage. ठीक है. सो V1 E1 प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वजह से phi भी किसको प्रोपोर्शनल रहेगा, E1 को प्रोपोर्शनल रहेगा. ये इक्वेशन आ गया सेकंड अपना. ठीक है. बट वी नो दैट E2 by E1 is equal to K, that is equal to ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ठीक है. ये भी देखा है अपन ने, जो CNE सब्जेक्ट था अपना, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है. उसमें भी हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखा था ट्रांसफॉर्मर चैप्टर में. तो ये E2 by E1 is equal to किसको प्रोपोर्शनल होते हैं, K को, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को. नाउ फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K is constant, so that's why E2 is proportional to E1. We can say that here E2 is proportional to E1. ठीक है. and hence E2 is proportional to phi. ठीक आहे. तर इथं E2 हा प्रोपोर्शनल आहे E1 ला, त्यामुळं E1 कशाला प्रोपोर्शनल आहे, phi ला. त्यामुळे आपण काय सांगू शकतो, E2 हा प्रोपोर्शनल आहे phi ला. क्लियर आहे. hence phi in equation number 1 can be replaced by E2. त्यामुळे phi जो आहे आपला इक्वेशन नंबर 1 मधला, तो आपण रिप्लेस करू शकतो E2 ला. ठीक आहे. त्यामुळे आपल्याला इक्वेशन कसं लिहिता येईल बघा. वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट I2R चा फॉर्म्युला पाहिला अपन इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मध्ये. रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन का फॉर्मूला क्या था, I2R इज इक्वल टू SE2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर. ये रोटर करंट का इक्वेशन ऑलरेडी देखा है अपन ने इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक में. और ये रोटर पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन का फॉर्मूला था R2 डिवाइडेड बाय Z2R. R2 मालूम है आपको, स्टैंड स्टिल और रनिंग कंडीशन में कांस्टेंट रहता है. ठीक है. cos phi2R आपका पावर फैक्टर है रनिंग कंडीशन का, रोटर का. तो इसकी वजह से यहाँ पे बेस में 2 है सफिक्स. ये Z2R इज द रोटर इम्पीडेंस रहेगा आपका रनिंग कंडीशन का. तो उसकी वजह से Z2R का भी फॉर्मूला देखे थे अपन ने, R2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस S इंटू X2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. ये दोनों फॉर्मूले देखे हैं अपन ने. एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक में ये फॉर्मूले. ठीक है. ये Z2 का फॉर्मूला था, यहाँ पे देखो ये है Z2 का फॉर्मूला R2 स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इंटू X2 स्क्वायर होल ब्रैकेट रेस टू द पावर 1/2, यानी ये स्क्वायर रूट में लेना है. ठीक है. 1/2 की वजह आप स्क्वायर रूट में ले सकते हो उसको. बाद में देखा आपने cos phi2R रनिंग कंडीशन का पावर फैक्टर का ये फॉर्मूला R2 डिवाइडेड बाय Z2R, दैट इज R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट में लिया मैंने SX2 ब्रैकेट स्क्वायर. क्लियर है. और रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन का ये फॉर्मूला देखे थे अपन ने, I2R इज इक्वल टू E2R डिवाइडेड बाय Z2R. तो E2R का फॉर्मूला क्या है अपना, S इंटू E2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. तो ये रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन का फॉर्मूला देखे थे. समझ में आया. ये फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं. ठीक है. तो इसको इक्वेशन नंबर देंगे अपन 3 एंड 4. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशंस 3 एंड 4 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट
अभी ये दोनों इक्वेशन 3 और 4, ठीक है, आपको कहाँ पे पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 ये है अपना टॉर्क इक्वेशन, जो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो फाई की वजह क्या लिख सकता है, फाई की वजह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे E1 लिख सकता हूँ, यानी यहाँ पे E2 भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि E2 भी आपका फाई को प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। सो T इज प्रोपोर्शनल टू E2, ठीक है, इनटू यस E2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ I2R क्या रहेगा आपका, यस E2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर, और cos phi 2R क्या रहेगा आपका, R2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू सिंपली मैंने ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए हैं, ठीक है। समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया सबको, ओके। नाउ इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो ये E2 है और ये E2 है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो E2 स्क्वायर बन जाएगा, ये यस एज इट इज रहेगा, सो यस E2 स्क्वायर इंटू R2, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स आपके डिनोमिनेटर में सेम है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, स्क्वायर रूट में है, तो रूट एक्स सपोज एंड रूट एक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा अपना, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रिजल्ट आएगा एक्स अपना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉर्क T इज प्रोपोर्शनल टू यस E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर, क्लियर है। तो ये टॉर्क इक्वेशन आ गया, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज टॉर्क इक्वेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर, सिंपल इक्वेशन है अपना, ठीक है। नाउ यूजिंग द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के, अगर यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आपको निकाल देना है तो आपको एक कांस्टेंट लेना होगा, वो कांस्टेंट रहेगा आपका के, ठीक है। सो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर एज फॉलोज, सो टी इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल दिया मैंने, यहाँ पे के लिया है, सो के एस E2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा टॉर्क इक्वेशन इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ये 4 मार्क के लिए टॉर्क इक्वेशन डिराइव करके आपके एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये टॉर्क इक्वेशन डिराइव करने आना चाहिए, समजलं सगळ्यांना टॉर्क इक्वेशन, अतिशय सोपं आहे बघा, ठीक आहे। नाउ विल सी दी फुल लोड टॉर्क, आता या टॉर्क इक्वेशन वरून आपण फुल लोड टॉर्क सुद्धा डिराइव करू शकतो, इथे वेगवेगळे टॉर्क आपल्याला डिराइव करायचे, त्याचे इक्वेशन्स आपल्याला, सो इफ द स्लिप यस करस्पॉन्ड्स टू द व्हॅल्यू ऑफ फुल लोड स्लिप, जर आता या टॉर्क इक्वेशन मधली जर ही स्लिप आपण फुल लोड स्लिप जर गृहीत धरली, ठीक आहे, ही स्लिप जी आहे टॉर्क इक्वेशन मधली ती जर आपण फुल लोड स्लिप गृहीत धरली, देन द इक्वेशन 6 रिप्रेझेंट द फुल लोड टॉर्क। जर यस च्या ऐवजी मी आता यस एफ एल लिहिलं याच्या बेसला, ठीक आहे, यस एफ एल म्हणजे ही फुल लोड स्लिप झाली, तशीच इथं सुद्धा एस एफ एल घ्यावं लागेल आपल्याला, तर एस एफ एल जर लिहिलं मी इथं तर हा आपला टॉर्क कुठला होईल मग TFL म्हणजेच फुल लोड टॉर्क, ठीक है। सो इट कैन बी शोन दैट द वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू, यहाँ पे K की वैल्यू लेना है आपको 3 डिवाइडेड बाय 2 पाई NS डैश, 2 पाई NS डैश, यहाँ पे NS डैश लिया है, NS नहीं है, NS नहीं है, ये NS डैश लिया है, ठीक है। तो उसका मीनिंग मैं बोलता हूँ, NS क्या था आपका, सिंक्रोनस स्पीड था, राइट। तो NS डैश क्यों लिया है यहाँ पे, तो आपको ये अपनी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंक्रोनस स्पीड किस में मेजर करते हैं अपन, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में हम अपने सिंक्रोनस स्पीड मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे NS डैश जो है आपका वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो NS डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, NS डैश इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय 60, NS डिवाइडेड बाय 60, ये तो ये NS का फॉर्मूला रहेगा और ये K का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। वेर यहाँ पे दिया है देखो, NS डैश इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इन रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो उसकी वजह से सिंक्रोनस स्पीड को आपको 60 से डिवाइड करना होगा, तो अब आपको NS डैश मिलेगा, समझ में आया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ K
द टॉर्क इक्वेशन कॅन बी ऑब्टेन ॲज फॉलोज. ठीक आहे, ही व्हॅल्यू आपण के ची व्हॅल्यू जर या टॉर्क इक्वेशन मध्ये जर पुट केली आपण, तर टॉर्कचं इक्वेशन काय मिळेल मग आपल्याला. ठीक आहे, हे टॉर्क इक्वेशन होतं आपलं. के च्या ऐवजी आपल्याला काय लिहायचं आहे फक्त 3 डिवायडेड बाय 2 पाय एन एस डॅश. तर मग टॉर्क इक्वेशन होईल आपलं 3/2 पाय एन एस डॅश इंटू SE2 स्क्वेअर R2 डिवायडेड बाय R2 स्क्वेअर प्लस SX2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. समजलं, के च्या ऐवजी फक्त एवढी व्हॅल्यू पुट केली आपण. राईट, नाव दिस इज दी फुल लोड टॉर्क. आता हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन कशाचं आहे आपलं, फुल लोड टॉर्कचं. पण इथं लक्षात ठेवा, ही जी स्लिप आहे आता, ही स्लिप येताना फुल लोडची स्लिप घ्यायची, त्यावेळेस हा फुल लोड टॉर्क मिळेल आपल्याला. क्लियर है. नाउ सिमिलरली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क. स्टार्टिंग टॉर्क की भी वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क किसको बोलेंगे, स्टार्टिंग टॉर्क की यहाँ पे डेफिनेशन दी है. स्टार्टिंग टॉर्क इज डिफाइंड एज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन इंडक्शन मोटर व्हेन द मोटर इज बीइंग स्टार्टेड. स्टार्टिंग टॉर्क एक ऐसा टॉर्क है जो मोटर आपकी जब स्टार्ट होगी तब वो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, यानी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग वो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से उसको नाम दिया है स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क म्हणजे जो टॉर्क इंडक्शन मोटर मध्ये मोटर स्टार्ट झाल्यावर टॉर्क प्रोड्यूस होतो त्याला आपण स्टार्टिंग टॉर्क म्हणतो. सिंपल डेफिनेशन. ठीक आहे, नाउ स्टार्टिंग टॉर्क इज डिनोटेड बाय TST. जसा आपण फुल लोड टॉर्क TFL ने डिनोट केला, ठीक आहे, तसं आपण स्टार्टिंग टॉर्क TST या सिम्बॉल ने डिनोट करू. अँड करस्पॉन्ड्स टू, आता इथं स्टार्टिंग टॉर्क आहे त्यामुळे यांची व्हॅल्यू किती घेणार आपण, 0. ठीक आहे, स्टार्टिंग टॉर्क म्हणजे सुरुवातीला स्टार्टिंगला जो टॉर्क प्रोड्यूस केलेला आहे तो. स्टार्टिंगला टॉर्क प्रोड्यूस होतो का मोटरमध्ये. ठीक आहे, स्टँड स्टील कंडिशन आहे ही. ठीक आहे, तर स्टँड स्टील कंडिशनला यांची व्हॅल्यू किती असते आपली, 0. आणि त्यावेळेस स्लिप किती मिळते आपल्याला, 1. त्यामुळं आपल्याला स्लिपची व्हॅल्यू 1 पुट करावी लागेल या इक्वेशन मध्ये, तेव्हा आपल्याला काय मिळेल तिथं, स्टार्टिंग टॉर्क. ही स्टँड स्टील कंडिशन आहे, लक्षात ठेवा, n इज इक्वल टू 0. त्यावेळेस स्लिपची व्हॅल्यू किती मिळते आपल्याला, 1. क्लिअर आहे. क्लिअर आहे याच्यामध्ये. म्हणून इथं S इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू पुट करायची आपल्याला या टॉर्कच्या इक्वेशन मध्ये. त्यावेळेस T चा फॉर्म्युला काय राहील मग, टॉर्क इज इक्वल टू 3/2 पाय NS डॅश इंटू S च्या ऐवजी 1 पुट केलं, सो E2 स्क्वेअर R2 डिवायडेड बाय R2 स्क्वेअर प्लस इथं काय राहील, S च्या जागी परत इथं 1 पुट करायचं आहे आपल्याला, तर फक्त इथं X2 स्क्वेअर आहे. ठीक है, समझ में आया. तो ये रहेगा स्टार्टिंग टॉर्क इक्वेशन आपका. नाउ सेकंड पॉइंट, अगेन दिस पॉइंट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारे एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर एनी कंडीशन. ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन आपको निकालनी है. ठीक है, अब तक कितने टॉर्क देखा अपन ने, उसमें पहला टॉर्क देखा अपन ने फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क. ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क. अभी मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन अपने को डिराइव करनी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ टॉर्क प्रोड्यूस बाय 3 फेज इंडक्शन मोटर. टॉर्क का इक्वेशन अभी मालूम हो गया आपको. ठीक है, T इज इक्वल टू 3 इंटू 60 डिवायडेड बाय 2 पाय NS घेतलं इथं, म्हणून इथं न्यूमरेटरला 60 न मल्टिप्लाय केलं, लक्षात घ्या. ठीक आहे, आणि SE2 स्क्वेअर R2 डिवायडेड बाय R2 स्क्वेअर प्लस S स्क्वेअर इंटू X2 स्क्वेअर, हे आहे आपलं टॉर्क इक्वेशन. नाउ सिंस द सिंक्रोनस स्पीड NS इज कॉन्स्टंट. आता ही सिंक्रोनस स्पीड कॉन्स्टंट आहे आपल्याला माहित आहे. ठीक आहे, अँड द रोटर स्टँड स्टील EMF इज E2. ठीक आहे, तिथलं रोटर स्टँड स्टील EMF काय आपलं E2 आहे. रोटर स्टँड स्टील रिएक्टन्स काय आपला R2 आहे, आणि रोटरचा रिएक्टन्स काय आपला X2. सगळे हे काय आहेत आपले कॉन्स्टंट्स आहेत. फक्त व्हेरिएबल काय आपलं, द ओनली व्हेरिएबल ऑन विच द टॉर्क डिपेंड्स विल बी द स्लिप. फक्त आपला व्हेरिएबल काय आहे तिथं, स्लिप. त्यामुळं फॉर गेटिंग द मॅक्सिमम टॉर्क वी हॅव टू डिफरन्शिएट धिस टॉर्क इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू S एंड इट इज इक्वेटेड टू 0. उसकी वजह से हमें ये टॉर्क इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू S से, और उसको इक्वेट करना है 0 से. या टॉर्क इक्वेशनला आपल्याला डिफरेंशिएट करायचंय विथ रिस्पेक्ट टू S न,
आणि ते इक्वेट करायचंय 0 सोबत. ठीक आहे, मॅक्झिमम टॉर्कची कंडिशन डिराईव्ह करण्यासाठी. त्यामुळं आपण इथं डिफरन्शिएशन घेऊ. आता इकडे लेफ्ट साइडला फक्त टी होता आपला, तर dt डिवाइडेड बाय ds घेतलं आपण. विथ रिस्पेक्ट टू s आपण याला डिफरन्शिएट करतोय, म्हणून इकडे पण ds न आपल्याला d डिवाइडेड बाय ds न काय केलं आपण, डिफरन्शिएट केलं इंटू हे ऍज इट इज टर्म ठेवली आपण 3 into 60 डिवाइडेड बाय 2 pi ns into s e2 square r2 divided by r2 square plus s square into x2 square that is equated to 0. ठीक आहे, आता यामधल्या ही जी टर्म आहे आपली, ही टर्म कॉन्स्टंट ही बाहेर घेतली आपण, ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतली. ठीक आहे, ये ब्रैकेट के बाहर लिया 3 into 60 डिवाइडेड बाय 2 pi ns एंड ये जो टर्म रही है ब्रैकेट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे s से. d by ds s e2 square r2 divided by r2 square plus s square into x2 square that is equated to 0. क्लियर है? नाउ ये तो कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट टर्म इधर गई, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गए जाने के बाद वो डिनोमिनेटर में जाएगी, तो 0 अपॉन एनीथिंग, रिजल्ट 0 ही रहेगा. ठीक है, अभी इसको डिफरेंशिएट करना है, ये टर्म 0 हो गई इधर जाके. ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू यस से. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में यस है और डिनोमिनेटर में भी यस है, तो आपको यहाँ पे u बाय v का फॉर्मूला यूज करना है, u बाय v. ठीक है, तो u बाय v चा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे, du बाय dv आपण म्हणतो त्याला. ठीक आहे, पहिल्यांदा काय करतो आपण, डिनोमिनेटर ऍज इट इज ठेवतो, न्यूमरेटरचा डिफरन्शिएशन घेतो, मायनस करतो आपण. ठीक आहे, नंतर आपण न्यूमरेटर ऍज इट इज ठेवतो आणि डिनोमिनेटरचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो आणि डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटरचा स्क्वेअर करतो आपण. हा u बाय v चा फॉर्मूला है, सिंपल. क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पे उस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर एज इट इज रख दिया मैंने, r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, और ऊपर का विथ रिस्पेक्ट टू यस लेना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू यस डिफरेंशिएशन लेना है. सो ds बाय ds कैंसिल हो जाएगा, तो वहां पे 1 रहेगी वैल्यू, और ये e2 स्क्वायर r2 एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यस. ठीक है, माइनस अभी यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अभी न्यूमरेटर एज इट इज रखना है. सो यस e2 स्क्वायर r2, और नीचे का अभी डिफरेंशिएशन लेना है. तो नीचे का डिफरेंशिएशन कैसे लोगे आप, यहाँ पे r2 तो कांस्टेंट है आपका, यहाँ पे अपन ने ऊपर ही मेंशन किया था, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 रहेगा, प्लस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन लेना है यस स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर. तो यस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यस क्या रहेगा, 2s. ठीक है, 2s, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लेते हैं अपन, 2x लेते हैं. वैसे यहाँ पे यस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यस क्या लेना है, 2s. सो 2s इंटू x2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एंड होल डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है. सो r2 स्क्वायर प्लस यस स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, और इट इज इक्वेटेड टू 0. समझ में आया? सिंपल है. ठीक है, अभी यहाँ पे आप ये जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स है उससे आप अंदर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो. ये टर्म अगर इधर लेके गए आप तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगी, ये डायरेक्टली 0 हो जाएगी टर्म आपकी. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टर्म से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स को, और ये टर्म से आपको ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे e2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये r2 और ये r2 स्क्वायर क्या रहेगा, r2 क्यूब रहेगा, प्लस अभी फिर से यस स्क्वायर एज इट इज रहेगा, x2 स्क्वायर एज इट इज रहेगा, e2 स्क्वायर r2 मल्टीप्लाई किया, माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करना है, अभी ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा रिजल्ट, 2s स्क्वायर r2 x2 स्क्वायर e2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे देखो r2 स्क्वायर e2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर e2 स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर x2 स्क्वायर e2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, समझ में आया ये. ठीक है, बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म आपको दिख रही है पूरी है,
एक ही टर्म है यहाँ पे, सो 1 माइनस 2, रिजल्ट क्या आएगा -1, ठीक है। एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर, और यहाँ पे भी देखो एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर है, सो 1 है यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट, सो 1 माइनस 2, रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा। सो ये एज इट इज रहेगा आर टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर ई टू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर टू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर रहेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये ई टू स्क्वायर कॉमन निकल गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। सो आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर आ गया, तो इसके वजह से फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को, आर टू इज इक्वल टू एस इंटू एक्स टू। क्लियर है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ये मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन है, मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन करने के लिए कंडीशन है। तो यानी स्लिप यहाँ पे अगर आप एस एम लोगे, एस एम मैक्सिमम स्लिप, तो एस एम इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रहेगा आर टू बाय एक्स टू। क्लियर है। तो ये कंडीशन है आपकी मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन होने की। नाउ thus the motor under running condition produces maximum torque at a speed or slip, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्या दिया है, मोटर अंडर रनिंग कंडीशन, मोटर आपकी जो रनिंग कंडीशन में रहेगी तब वो क्या करेगी, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी एट अ स्पीड और स्लिप, ये स्लिप पे आप, ये स्लिप के ऊपर वो मैक्सिमम टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस करेगी रनिंग कंडीशन में मोटर। एंड व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन, जब आपका रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस रनिंग कंडीशन में इक्वल में आ जाएंगे, ये इक्वल में है यहाँ पे भी, सो तब आपका टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा आपका मैक्सिमम टॉर्क। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस बाय द मोटर अंडर रनिंग कंडीशन। समझ में आया। तो ये भी 4 मार्क के लिए आपके मेन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया, कुछ डाउट इसमें। नाउ अभी आपको मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन तो मालूम हो गई, तो आप अपने को अभी मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क कैन बी ऑब्टेन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एसएम इनटू द एक्सप्रेशन फॉर द लोड टॉर्क इक्वेशन। जो लोड टॉर्क इक्वेशन था उसमें अपने को जो मैक्सिमम एक्सप्रेशन था मैक्सिमम टॉर्क ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, और वो कैसे ऑब्टेन करना है, यहाँ पे अपने को सब्स्टिट्यूट करना है एक्सप्रेशन फॉर एसएम। एसएम का इक्वेशन क्या डिराइव किया अभी अपन ने, एसएम इज इक्वल टू आर टू बाई एक्स टू, और वो एक्सप्रेशन आपको पुट करना है आपके लोड टॉर्क इक्वेशन में, जो आपका इक्वेशन नंबर 6 था, लोड टॉर्क इक्वेशन नंबर 6 जो था अपना ये इक्वेशन में यस की वैल्यू एसएम पुट करनी है, और एसएम का फॉर्मूला अपन ने क्या डिराइव किया अभी, आर टू बाय एक्स टू, तो वो यहाँ पे पुट करना है ये इक्वेशन में, और अपने को मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, ठीक है। सो बट वी नो दैट एसएम इज इक्वल टू आर टू बाय एक्स टू, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ स्लिप इन द अबव इक्वेशन, इसमें पुट करना है वैल्यू ये, तो वैल्यू क्या मिलेगी, देखो टीएम इज इक्वल टू, टीएम यानी मैक्सिमम टॉर्क आपका, के एज इट इज रहा, ठीक है। एसएम के बजाय क्या लिखा मैंने यहाँ पे, आर टू बाय एक्स टू, ई टू स्क्वायर आर टू एज इट इज रहेगा, और डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर एज इट इज, प्लस एसएम के बजाय यहाँ पे आर टू बाय एक्स टू लिया, उसका ब्रैकेट स्क्वायर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर है, और एक्स टू का स्क्वायर लिया है, ठीक है। अगर आप ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तब आपको मैक्सिमम टॉर्क का इक्वेशन ये मिलेगा, ठीक है, दैट इज के इंटू ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x2, ठीक है। ये आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करके देखो एग्जांपल, ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया आपने 1-2 स्टेप में ही आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। टीएम इज इक्वल टू के ई टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x2, तो ये है एक्सप्रेशन आपका मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। समझ में आया, कुछ डाउट इसमें, ठीक है। तो ये आपको 2 पॉइंट आज मैंने पढ़ाए हैं। टॉर्क इक्वेशन जो है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये डिराइव करो बोल के आता है क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने 3 टॉर्क देखे, फुल लोड टॉर्क, उसके एक्सप्रेशन देखे, स्टार्टिंग टॉर्क, और आपका थर्ड टॉर्क रहेगा मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है
पॉइंट। अगर ये आपको टॉर्क की इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स 10 जो देखे थे अपन ने, वो टॉर्क इक्वेशन, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स एंड देयर एक्सप्रेशंस, अगर ये आपको समझ में आया पॉइंट, तब आपको इजीली एग्जांपल सॉल्व करने आएंगे। क्योंकि अभी टॉर्क इक्वेशन के ऊपर जो एग्जांपल सॉल्व करने हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस, अगर आपको फॉर्मूले अगर अच्छे से याद रहेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतने भी डिफिकल्ट नहीं है वो एग्जांपल। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आपको ये सारे 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बाद में आपका टॉर्क इक्वेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क, देन फुल लोड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, so we'll stop here, we'll meet again in the next lecture. ठीक है, thank you for watching this video again, right, thank you.